गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही जबरदस्त जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट किया और वो चैप्टर है आपका पाचन और अवशोषण, चैप्टर नंबर 16। उस चैप्टर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो स्ट्रक्चर होती है, आहार नाल और पाचक सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बनता है। इसमें हमने देखा कि जो आहार नाल है ये मुख से गुदा तक का फैला हुआ एक भाग है, जिसमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल यानी कि इसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से मिलकर के बनता है। फिर हमने देखा कि जो आहार नाल है ये मुख से गुदा तक की जो स्ट्रक्चर है, जिसके फर्स्ट जो टॉपिक हमने लिया था वो था आपके मुख तथा मुख गुहा। मुख एक होठ यानी कि होठों से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको मुख कहते हैं, और पीछे का जो भाग है उसको मुख गुहा कहते हैं। इसमें हमने देखा कि जिह्वा, जो कि ट्रिक से हमने देखा था कि कल हमने खट्टा मीठा छत्ता खाया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो स्वाद है वो हमें अनुभव करवाता है। कौन? जीवा यानी कि जीभ, टंग, क्योंकि इनके ऊपर विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वादानुकूल भी इसको कहते हैं, स्वेद कलिकाएं ना। देन हमने बात की तालु जो है इसको पैलेट कहते हैं। दो प्रकार का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, यानी कि कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर जो तालु है जानवरों में यानी कि जो मांसाहारी जो प्राणी हैं उनमें ज्यादा विकसित होता है, ताकि शिकार को पकड़ सके, ग्रिप बन सके। और जो कोमल तालु है ये हमारे गले का आखिरी जो पार्ट है इसको यूवुल्वा कहते हैं ना, लास्ट जो पार्ट है गला जिसको अपन कह रहे हैं, उसमें ये सॉफ्ट होते हैं और भोजन को निगलने में हेल्प करते हैं। राइट। देन हमने स्टार्ट किया था दांत यानी कि दंत। दंत में हमने डिस्कस किया कि दांत जो है ये गर्तदंती प्रकार के, द्विबार दंती और विषम दंती प्रकार के पाए जाते हैं। इनको गर्तदंती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे मसूड़ों में प्रेजेंट होते हैं। राइट। द्विबार दंती क्योंकि हमारे जीवन काल में ये दो बार दांत निकलते हैं, जिसको एक को बोलते हैं अस्थाई, दूसरे को बोलते हैं स्थायी दांत। देन विषम दंती यानी कि दांत अलग अलग आकार, आकृति के और कार्य के आधार पर भी पाए जाते हैं, जो कि चार प्रकार के होते हैं: इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जिसको कर्तक, ये वो दांत होते हैं जो कुतरने में, दोस्तों ध्यान रखना, ये दांत क्या काम करते हैं? ये दांत कुतरने में हेल्प करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं। और जो चूहे हैं, खरगोश हैं, उनमें दोस्तों ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके आगे वाले जो दांत है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो बेचारे मजबूरीवश हमारे घर के जो भी सामान है, लकड़ी, प्लास्टिक, किताबें, कॉपियां, अखबार, उनको कुतरते हैं, कारण कि ये उनकी मजबूरी है, लगातार वो बढ़ते रहते हैं। राइट। तो इनको कुतरने वाले दांत यानी कि जो फ्रंट के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद में है दोस्तों रदनत। ये चीरने फाड़ने है ना, इसको मैं ड्रैकुला तिथ भी कहता हूं समझाने के लिए ना, ड्रैकुला तिथ। तो ये जो आगे वाले जो ये लास्ट जो दांत है इनको क्या नाम है, कैनाइन यानी कि इसको रदनक कहते हैं, और ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो भी मांसाहारी प्राणी है उनमें ये और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। देन प्रीमोलर और मोलर, जिसको अपन जबाड़े कहते हैं ना, जाड़ जिसको अपन बोलते हैं, ये भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। राइट। तो मोलर के विषय में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको और बता दूं कि जब बच्चा 18-20 साल का होता है तो मोलर की संख्या होती है दोस्तों आपके 2। एक लास्ट जो जाड़ है हमारी, है ना, वो बाद में आती है, और जो थर्ड जो अपनी जो जाड़ है ना, उसको कहते हैं दोस्तों विजडम टीथ या अकल दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल दाढ़। क्या कहते हैं? अकल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं दोस्तों। ये आपके एक एज के बाद में,
है ना, लगभग 20-22 साल के बाद में ये है वो आती है। और ऐसा कहते हैं कि तब तक एक बच्चा जो है वो अपना भला बुरा समझ आता है ना, कि हाँ अब उसमें अक्ल आ गई है। तो अकल आने का यहाँ सेंस क्या है कि यहाँ जो अकल दाढ़ है यानी कि थर्ड जो मोलर है वो एक एज के बाद में आती है, राइट। उसको विजडम टीथ या अकल दाढ़ कहते हैं। तो ये था दोस्तों अपने दांत के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दंत सूत्र। कि दंत सूत्र जो है उसमें आपको कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो आप बताइए। तो ये आपके होता है दंत सूत्र 21-23 और 21-23, अपर जा और ये आपके लोअर जा। क्लियर, ऊपरी जबाड़ा और निचला जबाड़ा टोटल मिलाकर के जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके 32। तो दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है जो कि मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं उसको अच्छे से जवाब देंगे। आपको बताना है कि जो किशोर है ना, यानी कि 18-20 साल एज का, तो मैं एज लिख देता हूं कि 20 साल के बच्चे का दंत सूत्र लिखिए। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन है, उसको आपको पुट करना है अपने कमेंट्स बॉक्स में विद रियल नेम। तो मैं देखता हूं कि कितने जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इसका अच्छे से जवाब दे पाते हैं। तो देखिए मैंने आपको कंप्लीट टिप्स बता दिया 32। तो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 28। तो एक आपको मैं हिंट देता हूं कि वो आंसर जो होगा वो होगा इन दोनों के बीच का। तो वो देखता हूं मेरे कौन कौन से जो दोस्त हैं उसको रिप्लाई करते हैं। राइट, चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है आपका ग्रसनी। ग्रसनी देखिए, मुख गुहा से जब भोजन को नीचे उतारा जाता है तो नीचे वाला जो भाग है जो आगे जाकर के ग्रसनी में खुलता है। तो ग्रसनी के विषय में एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि यह पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का कॉमन या एक ही मार्ग, एक ही पथ या मार्ग होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज कि ग्रसनी जो ट्रैक है, जो रास्ता जो है ग्रसनी वाला, ये पाचन जो पथ यानी कि पाचन तंत्र कह सकते हो या तंत्र कहते हैं या पथ कहते हैं। तो पाचन तंत्र या जो पथ है और श्वसन तंत्र या श्वसन का जो पथ है, उन दोनों का एक कॉमन पाथवे है, एक ही मार्ग है। यानी कि यहां तक की जो स्ट्रक्चर है वो श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में सेम होती है। ग्रसनी वाला जो भाग है ये दोनों में रोल प्ले करता है। राइट, अब होता क्या है कि ग्रसनी का जो आगे का जो भाग है ना, ग्रसनी का जो आगे का भाग है ये क्या करता है कि जो भोजन के निगलने के दौरान जो श्वसन नली है उस श्वसन नली को ये बंद कर देता है। तो यहां एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, इसकी अपन बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है कि भोजन निकलते समय भोजन निकलते समय कंठ द्वारा श्वसन नली को बंद कर दिया जाता है ताकि भोजन आगे कहां जाए, ग्रासनाल, है ना, ताकि भोजन आगे ग्रासनाल में जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप दोस्तों प्रैक्टिकली खुद कर सकते हैं। आप अपने माउथ में, मुंह में सलाइवा डेवलप करें और सांस लें या छोड़ें, उस समय इसको निगलने की कोशिश करें ऐसे। तो आप गौर करेंगे दोस्तों कि जब हम, है ना, एट ए टाइम जब हम इसको निगल रहे हैं उस वक्त हमारी जो ब्रीदिंग है, सांस की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि जो भोजन है वो सीधा आगे कहां जाता है, ग्रासनाल या ग्रसिका में जाता है। ग्रासनाल या ग्रसिका,
इसको अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं ना, उसमें ही जाता है। आपने दोस्तों घर में सुना होगा, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा, कहते हैं कई बार कि बेटा भोजन करते समय आप बोलना ना करें। सुना होगा है ना। कई बार हमें टोकते हैं कि हम क्या करते हैं, भोजन के दौरान हम बराबर बोलते हैं। तो वो इसलिए हमें टोकते हैं कि जब हम बोलेंगे ना तो हमारा जो श्वसन का जो ट्रैक है, पथ है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जो पार्टिकल है वो उसमें ना चला जाए। ठीक है ना, इसीलिए हमें टोका जाता है कि भोजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। कारण कि ये जो भोजन है अगर श्वसन नली में चला जाएगा तो इसमें काफी रिस्की रहता है। क्लियर। चलो, तो हम आगे वापस बात करते हैं कि ग्रसनी जो है ये मुख गुहा के पीछे का जो एक भाग है, ठीक है, जो कि उपास्थल का बना होता है और ये आगे ग्रासनाल में खुलता है। ठीक है। चलो, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, वो हम ले रहे हैं ग्रासनाल। थर्ड हेडिंग क्या ले रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा ग्रासनाल। ग्रासनाल या ग्रसिका या इसोफेगस। देखिए दोस्तों, जो ग्रासनाल है या ग्रसिका है, ये वाला भाग है जिसको अपन गला कहते हैं, ये तो उसको आप टच करके देखें, आपको कुछ रिंग्स दिखाई देंगी। राइट। तो दोस्तों ये उपास्थल का बना हुआ है ना, यह उपास्थल की बनी हुई एक नलिकाकार संरचना है जो आगे जो ग्रसनी के बाद पाई जाती है। यानी कि ग्रसनी के बाद की कुछ उपास्थल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। किसकी बनी हुई है दोस्तों, ध्यान रखना, ये उपास्थल की बनी हुई संरचना है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं। इसमें और आगे बात करें कि जो ग्रासनाल है ये इस तरीके से एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना कि सी आकार या इसको आप यू आकार कह सकते हो, उस आकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, उपास्थल के छल्ले। क्या पाए जाते हैं, उपास्थल के छल्ले। क्यों पाए जाते हैं, ताकि ये जो ग्रासनाल पिचके ना, उसका आकार मेंटेन रहे। समझ रहे हो। तो ये सी आकार के कुछ उपास्थल के छल्ले पाए जाते हैं, किसमें दोस्तों, ग्रासनाल में, या जिसको अपन ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका। तो ग्रसिका में उपास्थल के जो छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें जो भोजन है वो एक वे के रूप में आगे आमाशय में खुल जाता है या चला जाता है। तो दोस्तों इसमें और अगर आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। यहां से भोजन को आगे आमाशय में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है कि रास्ता है, एक गली ट्यूब है, जिससे मुख गुहा का जो भोजन है वो आगे हमारे आमाशय में जाता है। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता, ये केवल एक मार्ग है, रास्ता है, जिस पर सी आकार के उपास्थल के छल्ले पाए जाते हैं। कौन से, सी आकार के उपास्थल के छल्ले पाए जाते हैं। राइट। चलो, अब हम दोस्तों आगे बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th नंबर,
वो है आमाशय। क्या है दोस्तों? 4th नंबर जो टॉपिक है वो है हमारा आमाशय, यानी कि स्टोमक। दोस्तों देखिए, जो ग्रसिका है ये ग्रसिका आगे आगे आमाशय में खुलती है, और आमाशय दोस्तों ध्यान रखना ये एक जे आकृति का एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। क्या है दोस्तों? एक जे आकृति का, यह जे आकृति का थैलेनुमा संरचना है। क्या है? ये जे आकृति का एक थैलेनुमा संरचना है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब भोजन ग्रसिका से आमाशय में आता है तो यहां पर एक लॉक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लॉक। इसको अपन कहते हैं कपाट या स्फिंक्टर या अवरोधनी। तो यहां एक अवरोधनी पाई जाती है, अवरोधनी। उस अवरोधनी को क्या कहते हैं? उस अवरोधनी को कहते हैं ग्रसिका जठरागम अवरोधनी। राइट? कारण कि ग्रसिका से जो भोजन है वो नीचे आमाशय में एक लॉक, एक ताले के रूप में जो स्ट्रक्चर होती है उससे होता हुआ ये भोजन आमाशय में आता है। और ये वो अवरोधनी है, वो लॉक है जिससे भोजन एक बार आमाशय में आ जाता है तो पुनः वापस ऊपर नहीं जाता। लेकिन एक कंडीशन है, उसको कहते हैं अपने वॉमिटिंग या उल्टी आना। उस केस में ये कपाट यानी कि अवरोधनी खुल जाती है और हम उल्टी के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। इसको अपने वोमिट या वोमिटिंग कहते हैं। राइट? चलो, तो बात अब आगे करें कि आमाशय ये एक जे आकृति का एक थैलेनुमा संरचना है। ठीक है? जिसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? इसके अलग अलग 3 प्रकार के भाग होते हैं। एक जठरागम, दूसरा आपके फंडस, तीसरा काय, और चौथा जो होता है वो होता है जठरा निर्गम। दोस्तों ध्यान रखना, ये फंडस और काय जो है वो बीच के भाग को ही कहते हैं। किसी किसी बुक में इसमें आमाशय के 3 भागों में काउंट किया गया है और कहीं कहीं हम इसकी 4 भागों में चर्चा देखते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि जो बीच का जो भाग है इसको फंडस या काय भाग कहते हैं, यानी कि बॉडी और फंडस। तो देखिए, तो आमाशय ये एक जे आकृति का थैलेनुमा संरचना है जो निम्नलिखित संरचना से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट बात करें, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कार्डिक। सेकंड नंबर होता है आपके फंडस। थर्ड नंबर कहीं कहीं में काय काउंट किया गया है तो अपन उसमें देख लेते हैं काय। और फोर्थ होता है पाइलोरिक, जिसको हिंदी में कहते हैं जठर निर्गम, है ना। जठरागम को क्या कहते हैं? कार्डिक। इसको बोलते हैं पाइलोरिक। समझ रहे हो कि आमाशय का ये भाग होता है, ये जे आकृति का कोई थैलेनुमा संरचना है जिसको आमाशय कहते हैं, और ये 4 भागों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट ऑफ जठरागम यानी कि कार्डिक, फंडस, काय यानी कि बॉडी, एंड जठर निर्गम यानी कि पाइलोरिक। तो देखिए, हिंदी में बहुत सिंपल सी शब्दों में इसको समझाया गया है। आगम, जठरागम यानी कि जहां से भोजन अंदर आता है आमाशय में, जठर निर्गम जहां से भोजन बाहर निर्गित यानी कि निकाला जाता है, तो ये वो भाग है। क्लियर? तो दोस्तों ये एक आपके जे आकृति का जो एक अंग है जिसको आमाशय कहते हैं। तो अब हम इसके आगे की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करें तो गौर से सुनिएगा दोस्तों कि जो आमाशय है, आमाशय के ऊपर का ये जो भाग है जिसको ग्रसिका जठरागम अवरोधनी कहते हैं, जिसमें भोजन आगे आमाशय में आता है। आमाशय का ये जो भाग है फंडस, काय,
यहां पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों के द्वारा विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, जिससे भोजन का पाचन जो है वो यहां स्टार्ट कर दिया जाता है। जब यहां भोजन पच जाता है तो उसका लास्ट जो भाग है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक यानी कि जठर निर्गम, ये आगे दोस्तों कहां खुलता है? ये आपके आगे खुलता है अग्रणी यानी कि छोटी आंत में। ये आगे कहां खुलता है? छोटी आंत में, छोटी आंत। तो यहां पर भी एक अवरोधनी होती है, अवरोधनी, जिसको जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं, यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर या कपाट या वाल्व कहते हैं। उसका भी फंक्शन वही है कि अमाशय से जो भोजन निकला है छोटी आंत में, तो छोटी आंत से भोजन वापस अमाशय में ना जाए, राइट। तो इस अवरोधनी को जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं, यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब हम अमाशय के इस भागों की चर्चा करें कि अमाशय में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है जठर ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, और दूसरी होती है इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथि। क्या होती है दूसरी? श्लेष्मा ग्रंथि। सेकंड क्या होती है? श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि। दोस्तों अमाशय के अंदर ये जो ग्रंथियां हैं ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसको कहते हैं मुख्य कोशिकाएं, आपके ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, पैराइटल सेल्स, ये इनके अंदर मिलकर के इनका निर्माण करती है। तो जठर ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों जठर ग्रंथि के द्वारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जठर ग्रंथि के द्वारा जो पदार्थ है उसको कहते हैं जठर रस। जठर ग्रंथि के द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं जठर रस। और जठर रस में इंपॉर्टेंट चीज है कि जल के अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं दोस्तों HCl। ये HCl इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। किसके अंदर? जठर ग्रंथि के द्वारा जो पदार्थ है उसको जठर रस कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, राइट। इस जठर रस के द्वारा एक HCl का जो पदार्थ है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका निर्माण किया जाता है। जबकि श्लेष्मा जो ग्रंथि है, श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, जो कि क्या करता है? आमाशय की भित्ति, आमाशय की भित्तियों की रक्षा या सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। आई बात समझ में? ऐसे अमाशय का ये जो भाग है इसके अंदर जठर जो ग्रंथि है उस जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। और जठर रस के अंदर जल के अलावा एक पदार्थ होता है, एक अम्ल होता है HCl। ये HCl दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, इसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करें श्लेष्मा ग्रंथि, इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है जो कि अमाशय की भित्तियों की सुरक्षा करता है। किससे? इस HCl से। दोस्तों आपको पता है HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। तो दोस्तों ध्यान रखना ये एकमात्र इंपॉर्टेंट जो एसिड है ये हमारे शरीर में बनाया जाता है, बनता है, राइट। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी हमारा अमाशय जलता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं जलता दोस्तों कि ये जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा क्या कर देती है कि अमाशय की भित्तियों को अंदर से प्रोटेक्ट कर देता है ऐसे, जिससे जो जठर रस है ना, यानी कि जो HCl है, ये HCl इसी के बीच के अंदर रहता है, यानी कि इसमें क्या रहता है? HCl इसके बीच में रहता है और यहां पर रह करके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य प्ले करता है, ठीक है। क्या क्या कार्य करता है वो देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं HCl के कार्य। HCl के कार्य दोस्तों, पहला इसका कार्य है भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। पहला कार्य क्या है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना।
दूसरी अगर अपन बात करें इसकी विशेषता की, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारना। राइट, कि जो भोजन हम निगल रहे हैं उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो सुनिए, ये आमाशय का आंतरिक माध्यम अम्लीय करता है। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिससे जो निष्क्रिय एंजाइम है ना, आमाशय का माध्यम जो है वो अम्लीय करता है, तथा क्या करता है, निष्क्रिय जो एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, क्या करता है कि जो निष्क्रिय जो एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। जैसे यहां एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, राइट। उसको क्या किया जाता है, HCl के द्वारा पेप्सिन में बदल दिया जाता है। और ये जो पेप्सिन है ये इसका सक्रिय रूप होता है। क्या होता है, सक्रिय रूप होता है। समझ रहे हो बात को, कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। देखिए होता क्या है कि आमाशय में ये एंजाइम एकदम ठाठ से सोए रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, निगलने के बाद में जो भोजन हमारे आमाशय में आता है, आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं, उन जठर ग्रंथियों के द्वारा दोस्तों HCl का निर्माण कर देता है। और ये HCl उस पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय जो एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। क्या करता है, उसको एक्टिव करता है, ताकि सक्रिय जो एंजाइम है पेप्सिन वो बन जाए। और ये पेप्सिन पता है दोस्तों क्या करता है, ये पेप्सिन ही दोस्तों आगे प्रोटीन का जो पाचन है, अपन इसको आगे बात करेंगे दोस्तों पाचन के अंदर। तो हम यहाँ बता देता हूं, ये आगे क्या करता है कि ये आगे प्रोटीन को, है ना, तो प्रोटीन का जो पाचन है वो करता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है, पेप्सिन। और उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे अलग से पाचन वाले टॉपिक में। तो एक बार दोबारा दोस्तों बात कर रहे हैं कि जो आमाशय है, आमाशय के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ये एक जे आकृति का अंग है। इसके द्वारा मुख्य रूप से जो पदार्थ है जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जठर रस। इस जठर रस में मुख्य रूप से होता है HCl, और इस HCl के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उन बैक्टीरिया आदि को मारने का काम करता है। और इसके द्वारा जो निष्क्रिय जो एंजाइम है उसको सक्रिय किया जाता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कहीं जाते हैं, मान लो खाने पर गए, जीमट पर, है ना, वहां पर हम लगातार खा लेते हैं अनकंट्रोल, मान लो कई बार हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या कई बार हमारा जो भोजन है वो पचता नहीं है प्रॉपरली, तब हमें खट्टी डकारी आती है, जी घबराना, खट्टी डकारी आना। क्यों? क्योंकि उस समय ज्यादा जब हम भोजन खाते हैं तो HCl का सिक्रेशन भी ज्यादा होता है। उस समय पेट में जलन, एसिडिटी, ये सब फीचर्स होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं दोस्तों इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जो क्षारीय चीजें हैं उसका हम सेवन करते हैं, ताकि एसिडिक जो मीडियम है उसको न्यूट्रल किया जा सके, उदासीन किया जा सके, और भोजन आराम से पच सके। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके आमाशय के बारे में, कि जिसमें दो अवरोधनियां होती हैं, एक ऊपर ग्रसिका की तरफ, एक आगे छोटी आंत की तरफ। ग्रसिका से जो भोजन आया है वो वापस ना जाए, वो एक अवरोधनी होती है जिसको कहते हैं ग्रसिका
जठरागम अवरोधनी यानी कि कार्डिक स्फिंक्टर। और जब अमाशय में जो भोजन पच करके आगे जाता है वहां पर भी एक अवरोधनी होती है और उस अवरोधनी को कहते हैं जठर निर्गम अवरोधनी यानी कि आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसके द्वारा पचा हुआ जो भोजन आगे गया है वो वापस पीछे न जाए। क्लियर? चलो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपकी छोटी आंत। अब हम क्या ले रहे हैं दोस्तों? अब हम ले रहे हैं आपका छठा जो पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है वो है छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए छोटी आंत जो है दोस्तों, ये अमाशय से निकल करके इस तरीके से कुंडलित स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जो कि हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है कुंडलित स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे बड़ा भाग है, अति कुंडलित होती है, ठीक है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं। स्टार्टिंग जो पार्ट है इसको कहते हैं आपके ग्रहणी, इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद का जो भाग है ये, इसको कहते हैं अग्रछुद्रांत यानी कि इसको कहते हैं इलियम। और लास्ट जो भाग है इसको कहते हैं जेजुनम, सॉरी इसको कहते हैं जेजुनम, जेजुनम, और इसको कहते हैं दोस्तों इलियम। तो ग्रहणी, अग्रछुद्रांत, अग्रछुद्रांत, और इसको कहते हैं आपके दोस्तों क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, राइट। ग्रहणी, अग्रछुद्रांत और क्षुद्रांत, डी जे आई। तो आपको ट्रिक के हिसाब से याद करवा रहा हूं कि छोटी आंत क्या कर रही है? डीजे बजा रही है ना, डीजे क्या बजा रही है? डीजे। तो छोटी आंत की मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर होती है, ग्रहणी यानी कि डेडुनम, जेजुनम यानी कि अग्रछुद्रांत और इलियम यानी कि क्षुद्रांत। और दोस्तों ध्यान रखना, भोजन का जो पाचन का जो मुख्य भाग होता है वो होता है आपकी ग्रहणी। तो यहां क्या होता है? मुख्य पाचन की क्रिया क्या होती है? मुख्य पाचन की जो क्रिया है वो यहां पर की जाती है। क्लियर? आगे का जो भाग है ये अवशोषण से संबंधित है और लास्ट जो भाग है वो होता है आपकी इलियम यानी कि क्षुद्रांत। और ये क्षुद्रांत दोस्तों ध्यान रखना आगे खुलता है बड़ी आंत में। कहां खुलता है? बड़ी आंत में। तो 6 नंबर पर हम बात करें बड़ी आंत। बड़ी आंत। तो दोस्तों बड़ी आंत जो है वो आपको मैं डायग्राम में जरूर दिखाऊंगा। इधर देखिए, तो ये यहां से स्ट्रक्चर चल करके यहां तक का जो भाग है ये तो होती है दोस्तों आपके छोटी आंत। और ये जो पिंक कलर में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहते हैं बड़ी आंत, राइट। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो है ये आपकी आगे, बड़ी आंत जो है ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो जो छोटी आंत है वो यहां आकर के खुलती है और जब छोटी आंत यहां आकर के खुलती है दोस्तों इस साइड पर, तो यहां पर एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को कहते हैं आपके इलियोसिकम स्फिंक्टर। और यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स या परिसेसिका। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स या परिसेसिका, जो कि मुख्य रूप से सेलुलोज के पाचन से संबंधित है। ये हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग के रूप में, इसके रूप में एक अवशेषीय अंग के रूप में पाई जाती है। चलो, तो बड़ी आंत की बात करें तो दोस्तों बड़ी आंत जो है जिसका मुख्य जो भाग है उसको कहते हैं सिक्कम। आगे का जो ये भाग है इसको कहते हैं कोलोन, इसको वृदांत कहते हैं। और कोलोन दोस्तों ध्यान रखना ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड होती है।
आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और ये सिग्मोइड। तो ये चार जो स्ट्रक्चर है, ये चार स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होती है। और लास्ट जो भाग है उसको कहते हैं दोस्तों आपके मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय। और मलाशय का आखिरी जो भाग है उसको कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो आहार नाल है, आहार नाल के अंदर जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का ये जो भाग है, ये है ना, यहां से होता हुआ जो भोजन है, अर्धपचित जो भोजन है वो मलाशय, मलाशय के बाद में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसकी आंतरिक जो संरचना है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आप सुन लीजिए कि छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन की जो क्रिया की जाती है और जो अवशोषण है, अवशोषण किसका? पचित भोजन। पचित जो भोजन है, पचित जो भोजन है उसका अवशोषण किया जाता है। लेकिन बड़ी आंत में दोस्तों ध्यान रखना, यहां केवल और केवल जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी आंतरिक संरचना को पढ़ते हुए, है ना, और फिर आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है आपका कि भाई मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो आपको यहां तक इसको कंप्लीट डिफाइन करना है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने जो भी साथी गण हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।